हेलो बच्चों, थिंक टैंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स में 1 बाय 1 हर एक यूनिट का पॉइंट वाइज चैप्टर को क्लियर करेंगे और लास्ट में जब एटलीस्ट नवंबर में ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिसंबर में हम लोग उसका रिवीजन, ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल का जो भी क्वेश्चन राइज हो सकता है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात, यदि थ्योरी पे कमांड है तो आप अच्छे से हर एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल है ना वो आपका थ्योरी से ही उठाता है। चलिए, तो इसमें कौन कौन सा यूनिट हम लोग को डिस्कस करना है ना, वो पहले देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आज स्टार्ट कर देंगे पहला टॉपिक को। ठीक है, एक्चुअली 6 यूनिट यहाँ पे पढ़ना है ना। 6 यूनिट में बहुत सारा चैप्टर है, हर एक यूनिट में कम से कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ दिया जाए, मतलब तीसरे या चौथे यूनिट को, तो हर एक में 3 या 4 यूनिट चैप्टर है ही। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा यूनिट है। सबसे पहला आपका जो यूनिट पढ़ना है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। पहले देख लीजिए, हम सब समझा देंगे 1 बाय 1। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंग्लिश हिंदी वाले दोनों बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हिंदी बताएंगे तो इंग्लिश नहीं आएगा। इसके बाद है विद्युत धारा, मतलब चार्ज के फ्लो के बेस पे। इसका 2 नाम है, इसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक, और इसका एक और नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद थर्ड चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व बोलते हैं उसको, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ठीक है, चौथा चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसके बाद पांचवा है ऑप्टिक्स, इसको बोलेंगे प्रकाशिकी। ठीक है, और लास्ट वाले टॉपिक को बोलते हैं हम लोग आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। यही 6 यूनिट पढ़ना है, और 6 क्या, हम इसको 3 ही बोलते हैं, 3, हाँ 3। देखिए, एक्चुअली एक आवेश के प्रवाह के आधार पर है, एक आवेश के प्रवाह के आधार पर है, ठीक है, और एक आवेश के विरामावस्था के आधार पर उसके आसपास कौन सा फील्ड बनता है ना, मतलब एक्चुअली जब चार्ज रेस्ट में हो, इन दैट केस वो कौन कौन सा फील्ड होगा, है ना, क्या क्या क्षेत्र प्रभाव होगा, मतलब कौन कौन सा टॉपिक जनरेट हो सकता है, वो सारा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस करेंगे। और आवेश के प्रवाह के आधार पर, जैसे जो भी आप अपने आसपास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखते हो, सब के सब, विद्युत बल्ब को ले लो, मोबाइल चार्जर को ले लो, है ना, कूलर ले लो, फैन ले लो, या इलेक्ट्रिक आयरन ले लीजिए, वो सब का सब किस पे बेस्ड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक पे बेस्ड है। ठीक है, इसके बाद थर्ड चैप्टर हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसमें बताएंगे चार्ज कौन कौन सा फील्ड बनाता है ना। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर मैग्नेट, उसका इफेक्ट, ये सब डिस्कस करना है। तो समझ लीजिए, यदि पहला चैप्टर क्लियर है, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी, तो चुंबकत्व तो और भी आसान है, क्योंकि ये दोनों का टॉपिक ना एक दूसरे से लिंक है। कैसे, जैसे यहाँ पे आवेश के प्रवाह के आधार पर उसका क्षेत्र पढ़िएगा, विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे करंट के फ्लो के बेस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे आवेश के कारण कूलम्ब बल, तो यहाँ इसके चुंबक के ध्रुव प्रबल के कारण कूलम्ब बल। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। यहाँ विद्युत फ्लैक्स, तो यहाँ चुंबकीय फ्लैक्स। मतलब बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे कॉमन है, मजा आएगा, है ना। अब देखिए, चौथा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में प्रॉपर्टी पढ़िएगा, वो सारा का सारा किसमें मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप 10th क्लास में लाइट के बारे में पढ़े हैं ना, किरण आरेख पे, मतलब रे डायग्राम के बेस पे आप प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, है ना, ये सब पढ़े हो। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी एडवांस ऑप्टिक्स में आपको दोनों बेस पे पढ़ना है, मतलब रे
डायग्राम के बेस पे भी और वेव प्रोपोगेशन के आधार पे भी, मतलब तरंग के स्थानांतरण के आधार पे भी पढ़ना है और किरण प्रकाशिकी के आधार पर भी पढ़ना है, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या, तो एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, है ना, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, अर्धचालक युक्ति, फिर अभी जो अभी वर्तमान समय में जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना रहे, जैसे पहले हम लोग मसाल का प्रयोग करते थे, है ना, इसके बाद धीरे धीरे और मॉडिफाई होते गए और अभी वर्तमान समय में CFL LED, है ना, यूज़ करना शुरू कर दी। CFL तो हट गया, अब LED का, या फिर आप कोई भी सर्किट लेने जाते हो, है ना, तो सर्किट में डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, ये सब का प्रयोग होता है, ठीक है। आप एटॉमिक बम पढ़ते हो, है ना, तो ये सारा का सारा आपका मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अभी वर्तमान समय का पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा किस पे बेस्ड मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड मिलेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग सभी यूनिट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करते हैं, हाँ चलो चला है ना। अब हम लोग पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हो जाए। जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं, हर एक टॉपिक ना एक दूसरे से लिंक होता है। एक्चुअली एक दूसरे से क्या, हम नेचर से बोल सकते हैं, है ना, हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे डेली लाइफ से वो सारे के सारे कनेक्टेड होता है। आप उस टॉपिक को, उस थ्योरी को अपने लाइफ से कनेक्ट कर लिए तो बहुत इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आप उसको ध्यान में रख सकते हो, भूलोगे नहीं, लेकिन बशर्ते उसका रिवीजन होते रहना चाहिए, है ना। अब देखिए ये आया टॉपिक कहाँ से, सबसे पहले ये समझिए। आप डेली लाइफ में भी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि बहुत सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप यूज़ करते हो। सबसे ज़्यादा मोबाइल चार्जर तो कोई भूलेगा ही नहीं, है ना। एक प्लग ऑन किए, प्लग में लगाए, स्विच ऑन किए, मोबाइल चार्ज, बल्ब, एक स्विच जलाए, बल्ब जल गया, स्विच जलाए, फैन चलने लगा, स्विच जलाए, मतलब जो भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करना चाहते हो, एटलीस्ट हर एक चीज़ों में तो करते ही हैं। वो पानी गर्म करने से हो जाए खाना बनाने तक, है ना। अब देखिए तो होता क्या है, जैसे ही आप करंट दिए यहाँ, मतलब स्विच ऑन किए, जैसे ही क्लोज सर्किट बनाए, है ना, जैसे ही आपका क्लोज सर्किट बना, यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, मतलब चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएगा, है ना। तो चार्ज मूव किया मतलब मोशन में आया, तो हम उसका यूज करना शुरू कर दिए, है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का प्रयोग कर करके, विद्युत युक्तियों का प्रयोग करके। लेकिन समझिए आखिर ये मोशन में चार्ज लाए कैसे, वो वायर में हम कैसे समझे कि ये चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब एक्चुअली चार्ज टॉपिक जो है वो कहाँ से आया, हम ये समझना चाहते हैं, है ना। एक टॉपिक को जनरेट कर लीजिए, उसी से सारा टॉपिक जनरेट होता है ना। हम किसी टॉपिक को बिना लिखे आपको हर एक टॉपिक को ऊपर में बता देंगे कि अगला टॉपिक कैसे आएगा, है ना। तो देखिए जो अभी यूज कर रहे हैं उस चार्ज का थ्योरी कहाँ से आया, तो बस ये एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए, है ना। सबसे पहले एक गणितज्ञ का नाम सुने होंगे, थेल्स का, 600 ईसा पूर्व की बात है ना। वो देखिए अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से, क्या पढ़ रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, विद्युत, ठीक है। तो ये जनरेट कैसे हुआ टॉपिक, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए थेल्स थे 600 ईसा पूर्व में एक एम्बर नामक पदार्थ को, है ना, रगड़ के देखे थे, किसके साथ, ऊन के साथ। जब ऊन के साथ रगड़े ना ऐसे ऐसे घिसे, तो देखिए कि ये तो थोड़ा समय में गर्म हो गया और हल्का हल्का जो छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स था या पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा था, है ना, उसको क्या कर रहा था, वो आकर्षित कर रहा था, ठीक है। तो देखिए कि आखिर, लेकिन ये इसका कारण पता नहीं लगा पाए, लेकिन देखिए कि हाँ ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है कि यदि आपस में रगड़ दीजिए, है ना, वो कारण सब बताएंगे हम, अभी केवल इसका स्टेटमेंट क्या था हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्बर को हम ऊन से रगड़ते हैं तो आखिर क्यों वो आकर्षित करने लगता है ना, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए तो पहला तो आ गया कि एम्बर को जब हम ऊन से रगड़ेंगे तो क्या करने लगेगा, हो ना हो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, वो कुछ ना कुछ आगे डिस्कस करेंगे, हर बार बता रहे। तो वो क्या करता है, छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित कर पाता है। तो इनके बहुत साल बाद आए
अमेरिकन चिकित्सक, नाम था सर विलियम गिलबर्ट, है ना। 1500-1620 का घटना होगा, ऐसे 16वीं शताब्दी देता है। एक्यूरेट टाइम तो अभी तक आई थिंक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी 16वीं शताब्दी की बात है। ये बताए थे कि एम्बर ही नहीं बल्कि और भी कई पदार्थ हैं, जैसे एबोनाइट, कांच, ठीक है, लाख, या ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक कॉम, कंघा, है ना। जैसे छोटा थे हम लोग तो पेन लेकर के और ऐसे ऐसे रगड़ के बाल में और देखते थे कि देखो जादू दिखाते हैं ना, छोटे छोटे कागज को चढ़ा देते थे, ठीक है। तो क्या कारण था ये हम लोग को पता नहीं था, बस घर्षण के बाद वो क्या कर रहा था, क्या घर्षण के बाद वो क्या कर रहा था, छोटे छोटे चीजों को आकर्षित कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पता तो चला कि इसको किससे रगड़ना पड़ेगा, ऊन से। लेकिन इसमें किसके साथ घर्षण कराया जाए, तो एबोनाइट को कराया गया था किसके साथ, किसके साथ, बिल्ली की खाल के साथ, फर बोलते हैं इसको, बिल्ली की खाल के साथ इसको रगड़ के देखा गया था। किसका प्रयोग है अभी हम लोग गिलबर्ट का देख रहे हैं, ठीक है। कांच को रगड़ा गया था किसके साथ, इसको रगड़ा गया था रेशम के साथ, और इसको किसी भी बाल के साथ आप रगड़ के चेक कर सकते हैं ना। इनफैक्ट अपने भी सर पे एक बार करके देखना, वो छोटे छोटे चीजों को आकर्षित करता है कि नहीं। ये आप पेयर याद रखिए, कभी कभी पूछता है एम्बर का किसके साथ, खैर इतना कॉमन क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, है ना। रगड़ के देखा गया तो देखिए कि ये भी सारी चीज क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए, वो किस गुण के कारण आकर्षित करेगा ये भी उनको पता नहीं था। तो एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था सर थॉमस ब्राउन। क्या नाम था, सर थॉमस ब्राउन, ठीक है। अब देखिए ये घटना है 1646 में, ये कारण का पता लगाए, है ना, कि आखिर क्यों ये आकर्षित करता है ना। और उसका नाम भी दिए कि इस जो आकर्षण गुण है इसको क्या बोला जाए, तो इसको नाम दिए हैं विद्युत। और ये विद्युत किनके द्वारा दिया गया है नाम, किनके द्वारा दिए गए हैं, ये नाम दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी, सर थॉमस ब्राउन के द्वारा। नॉलेज के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं याद कीजिएगा तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए थॉमस ब्राउन ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किए हैं। और इसी टॉपिक को हम आगे बताएंगे कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक आपका रेस्ट कंडीशन के आधार पर और एक मोशन के आधार पर। एक का नाम पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक का नाम पड़ा इलेक्ट्रोडायनेमिक। फिलहाल यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े चलिए। इसके बाद इधर देख लेते हैं, है ना। इसके बाद एक और वैज्ञानिक है, इसके लिए पूरा इरेज करना पड़ेगा, आप यदि उतारना चाहे तो उतार लो, है ना। एक और वैज्ञानिक है, नाम आप लोग सुने होंगे, बड़ा कॉमन नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का, ठीक है। ये बात है 1756 पर। कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। अब देखिए वो क्या बताएं ये समझिए। अभी तक तो पता चल गया कि ये विद्युत गुण के कारण था, वो थॉमस ब्राउन साहब के कारण। लेकिन ये सेम नेचर का नहीं होता है। ये कौन बताए, फ्रैंकलिन बताए। फ्रैंकलिन से भी पहले एक थे, डुफे नाम था उनका, डुफे, और एक ही में है, ठीक है, डुफे नाम था। वो बताए थे इसका कारण कि कौन कौन सा चार्जेस का नेचर होता है, ठीक है। पोलरिटी ऑफ चार्ज के बारे में बताते हैं, आवेश की ध्रुवता के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये फ्रैंकलिन किए क्या, अब विद्युत तो उत्पन्न हो गया, है ना। और विद्युत का कारण क्या पता चला, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण से ये मूव कर रहा हो। तो देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट किए थे, दो कांच के प्लेट को लेकर के, है ना, और दो एबोनाइट के प्लेट को लेकर के, नाम दे दो AB, इसका नाम दे दो CD। एक एबोनाइट का और एक कांच का, दो को लिए, है ना। और वो दिखाएं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है ना, ये दो कारणों से जनरेट हो, मतलब दो अलग अलग रूपों में जनरेट होता है ना। जैसे कांच को जब इन्होंने किसके साथ रगड़ा, रेशम से, और एबोनाइट को किसके साथ रगड़ा, बिल्ली की खाल से। जब ये दोनों को रगड़ा गया तो देखा गया कि
ये दोनों छड़े एक दूसरे को अलग अलग फेंक रही थी, है ना, मतलब ये आकर्षित नहीं हो रहा था, लेकिन जब इसको आपस में लाया गया नजदीक, है ना, तो ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे से चिपक गया। यानी कि यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया, है ना, कि ये दोनों अलग अलग आवेश से आवेशित है। ठीक है, तो जब आगे जाएगा तो पता चलेगा कि कांच जो है वो धनावेशित होता है और एबोनाइट का छड़ जो था वो क्या था, ऋणावेशित था। अब इसका कारण भी पूछता है कि आखिर एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित कैसे। तो देखिए सिंपल सी बात समझिए, जब कांच को आपस में रगड़िएगा, ठीक है, तो जिस भी पदार्थ को, कांच ही छोड़ो किसी भी पदार्थ को हम यदि आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, है ना, तो जिसका बंधन ऊर्जा अधिक होता है वो क्या कर लेता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो देखिए रेशम का बंधन ऊर्जा अधिक होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब समझिए, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिवली चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो निगेटिवली चार्ज, मतलब इन दोनों में रेशम हो गया माइनस और कांच क्या हो गया, प्लस। ठीक, यहाँ पे बंधन ऊर्जा बिल्ली खाल का क्या होता है, कम होता है, किसके अपेक्षा, एबोनाइट के अपेक्षा। तो जब रगड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला आएगा, मतलब एबोनाइट माइनस और बिल्ली खाल क्या, प्लस। मतलब आवेश दो होता है, एक ऋणावेश और एक धनावेश, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ये कौन बताए, ये मूल रूप से किनका है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का है, लेकिन पहला बार इसके बारे में बताए थे डुफे के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ही एनसीईआरटी करता है, तो हम लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ही देंगे, वहां डुफे मार देंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, है ना, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ जाएंगे। ऐसे ऑप्शन में तो कोई एक ही देना चाहिए, है ना। तो धनावेश ऋणावेश किस किस से पता चला हमको, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए आवेश है क्या, अब ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये तो पता चला कि रगड़ने के बाद आवेशित होता है। आवेश कितना हो गया, दो, एक धनावेश है क्या, ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन रगड़ के देखें कि जिसका बंधन ऊर्जा अधिक होगा वो खींच लेगा, है ना, मतलब वो ऋणावेशित, और जो दूसरा वाला हो क्या होगा, धनावेशित। अब देखिए, तो इससे सवाल क्या पूछ सकता है एग्जाम में, इससे आपसे सवाल पूछ सकता है आवेश की ध्रुवता से क्या समझते हैं, आवेश की ध्रुवता से। अब यहां से क्वेश्चन आपका अराइज करता है, व्हाट इज पोलरिटी ऑफ चार्ज। पोलरिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, समझिए, वो बेसिक नेचर, है ना, वो गुण जिससे हमको आवेश के धनावेश और ऋणावेश होने का पता चलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, आवेश की ध्रुवता। अब देखिए आवेश क्या है, पूछेगा आपसे सवाल, क्या आवेश क्या है, तो आवेश है क्या, जब भी किसी पदार्थ को एक दूसरे से रगड़ा जाता है, घिसा जाता है ना, तो किसी एक पदार्थ से दूसरे पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, है ना, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब इसके कितने भाग हो सकते हैं, तो दो, एक आपका हो गया धनावेश और दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणावेश, है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए आपसे सवाल पूछेगा इसके बाद, आवेश का और कौन कौन सा नेचर हो सकता है, मतलब आवेश के गुण से बहुत सारा सवाल पूछता है। आवेश से एक्चुअली बहुत सारा सवाल बनता है, लेकिन आवेश के गुण से तो बनता ही बनता है। अब देखिए आवेश का क्या क्या नेचर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब इन्हीं का देना है, किसका, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से पूछता है अगला सवाल क्या पूछेगा, आवेश का गुण, आवेश का गुण। तो फ्रैंकलिन का पहला प्रयोग याद है, पहला प्रयोग में क्या बोले थे कि आपस में कांच का रड और एबोनाइट का रड नहीं सटता है, इसका मतलब है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है ना। टू सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, दो जो सेम चार्जेस होंगे क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि यदि असमान आवेश रहेगा, मतलब वो एबोनाइट को कहां से सटा के देखे तो आपस में क्या हो गया, सट गया, माने असमान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तीसरा क्या, आवेश हमेशा संरक्षित अवस्था में होता है। आवेश क्या होगा, संरक्षित। तो आपसे सवाल ये भी पूछता है, आवेश संरक्षण से क्या समझते हैं, आवेश संरक्षित होता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, हाउ, कैसे होगा रे बाबा बताओ, आवेश हमेशा संरक्षित कैसे होता है। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति में
जितना आवेश होता है जब उसका आपस में घिसा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद जितना इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जाता है ना, मतलब जितना वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मतलब जितना वो ऋणावेश होगा उतना ही ये वाला क्या हो जाएगा, धनावेश होगा। समझ रहे हैं? मतलब आवेश के समान मात्रा में वितरण के कारण से उसका परिणामी हमेशा क्या होता है, शून्य ही होता है। मतलब प्रारंभिक अवस्था में न्यूट्रल था, मतलब चार्ज जीरो था, और जब गया तो एक पे प्लस क्यू गया होगा और दूसरे पे माइनस क्यू गया होगा, मतलब इसको आपस में कैंसिल आउट करें तो कितना मिलेगा, जीरो। मतलब समान आवेश जो है वो हमेशा क्या होगा, संरक्षित अवस्था में होगा। चौथा देखिए, चौथा क्या बोलता है, आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आवेश क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है, क्वांटीकृत मतलब क्या समझते हैं, समझिए। यदि हम एक लाइन बना करके व्यक्ति को आगे की ओर भेजे तो 1.5 आदमी 1.7 आदमी तो नहीं भेज सकते हैं, ओके मूड़ी काट के भेज दे, ओके पूरा संहिते समूचे भेज दे, है ना। इसका मतलब है आवेश जो है वो हमेशा एक पूर्ण गुणज के रूप में, किसी संख्या का पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है, माने Q बराबर क्या होगा, N, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है, 5 ही हो सकता है, नहीं जस्ट बताया भी कि एक व्यक्ति को हम आधा से कमर काट के तो नहीं भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं, मतलब 1.5 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। जब भी होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन पास होगा, 10 इलेक्ट्रॉन पास होगा। तो यहाँ से एक और सवाल बनता है, सबसे छोटा आवेश किस पे होता है, तो सबसे छोटा आवेश n बराबर क्या हो सकता है, जीरो। जीरो मतलब कोई आवेश नहीं है, तो n बराबर क्या होगा, 1 का वैल्यू रखिएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, E। मतलब दुनिया का सबसे सूक्ष्म आवेश जो है वो कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन से सवाल पूछेगा, आवेश का एक फॉर्मूला मिल गया, Q बराबर क्या, N। यहाँ से सवाल एक और पूछ सकता है, सबसे सूक्ष्म आवेश क्या, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पूछ देगा, ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों का ध्यान रखना। 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टैटिक पोर्शन से ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, प्लस माइनस क्या, 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद आपसे सवाल पूछ सकता है ESU में, एक्चुअली चार्ज का यूनिट पूछ देगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कूलम। यदि पूछ दे ESU में, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट में, तो उसको स्टेट कूलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम। ऐसे देखिए, चलो अब इसका और भी देख लेते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे सूक्ष्म मान तो ये देख लीजिए, इतना होता है। इसके बाद आवेश से और भी सवाल हो सकते हैं, मिटा इसको रोक के उतार भी सकते हैं। तो देखिए आवेश से बहुत सारा सवाल अभी भी बन सकता है। हाँ, एक और बात बताना भूल गए, अभी बताएं कि दो आवेश यदि असमान हो तो आकर्षित करेगा और समान हो तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, दो समान आवेश भी एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है। एक कंडीशन है जहां पे पॉसिबिलिटी है, वो कहां पे है पता है, यदि मास डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, दोनों चार्जेस का मास डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, तो हायर वाला जो मास वाला ऑब्जेक्ट होगा दूसरे लोअर वाले को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब सेम चार्जेस में भी अट्रैक्शन का पॉसिबिलिटी होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि समान आवेश से तो प्रतिकर्षित करेगा हर केस में, ये सही नहीं है, है ना। इसके बाद और क्या क्या आवेश से पूछ सकता है, इसका यूनिट पूछ सकता है, तो यूनिट क्या होगा, कूलम, ठीक है, कूलम होता है, ठीक है। ESU में क्या होगा, इसका यूनिट, ESU यूनिट क्या होगा, किसका किसका बता रहे हैं अभी हम, चार्ज का बता रहे हैं ना, आवेश का। तो इसको बोलते हैं स्टेट कूलम, क्या बोलेंगे, स्टेट कूलम, ठीक है। अब इससे भी वैल्यू पूछ सकता है, 1 स्टेट कूलम कितना का बराबर होता है। देखिए 1 कूलम जो है वो 10 का पावर -1 या 1/10 भी बोल सकते हैं, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं 1/10 EMU कूलम के बराबर होता है। EMU कूलम समझते हो, मैग्नेटिज्म में जब चार्ज को पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं तो बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। अब देखिए तो इतना हो सकता है। अब देखिए 1 कूलम का वैल्यू हम इसमें क्या दिखा सकते हैं, तो 3 इंटू, माने ESU में, EMU के साथ रिलेशन दिखा, ESU में 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU पूछता है। अब देखिए सवाल ये भी पूछ सकता है कि 1 ESU में कितना स्टेट कूलम होगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। मतलब 1 कूलम को यदि हम कन्वर्ट कीजिए तो कितना होगा, तो देख लीजिए, ये गुना में नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो 1/3 इंटू 10 का पावर -9 कूलम दिखा सकते हैं 1 ESU में, ठीक है।
पीएस यूनिट सॉरी कूलम में यदि दिखाना हो, ठीक है, तो कितना 1/3 × 10 का पावर -9 कूलम दिखा सकते हैं। और भी इससे सवाल बन सकता है इजी है ना। आवेश से जो सवाल बन सकता है ना वो सारा हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप देखिए आवेश से और भी सवाल क्या बन सकता है, आपसे पूछ लेगा सीधा सीधी कि एक पूछ लेगा कि OH 16 है, OH 16 है, बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऑक्सीजन में। तो कुछ नहीं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, जैसे ऑक्सीजन 8वां स्थान पे है तो Q बराबर आवेश क्या होता है, Q बराबर N कितना हो गया, जितना वहां पे इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा है ना, वही वहां पे आवेश की मात्रा भी हो जाएगी। तो 8 से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का मान बैठाए गुना कर देंगे। जिसका भी बोले आवेश निकालना, परमाणु क्रमांक बैठाइए निकाल लीजिए, है ना। अभी मान लो ऑक्सीजन नहीं दिया तब डायरेक्ट दे दिया कोई सवाल कि कहीं से, जैसे ये सवाल पूछ दिया कि किसी पदार्थ से प्रति सेकेंड 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, ठीक है, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो 1 कूलम गुजरने में लगा समय ज्ञात करें। तो देखिए Q बराबर क्या होता है 10 के पावर 9, ठीक है। अब Q का मान कितना बोला है, 1 कूलम पास करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ऐसे समझिए नॉर्मली पहला प्रश्न, इसके बाद हम सेकेंड वाले को देखेंगे। पहला दे दिया कि कहीं पे 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन लगातार गुजर रहे हैं, है ना, तो वहां पे आवेश की मात्रा क्या होगी, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे 10 के पावर 9 गुने क्या ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम, जो आएगा वो मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। आवेश से और सवाल क्या पूछ सकता है, वो 1 बाय 1 देखते जाना आप लोग, थोड़ा वीडियो को स्लो करके, है ना। और सवाल आपसे क्या पूछ सकता है, चलिए किताब का ही उठा लेते हैं कोई। देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए किस पे 8 × 10 के पावर -7 कूलम का आवेश आ जाए, ठीक है। बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात कीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन को निकाले, है ना, तो उस पे आवेश कितना हो जाए 8 × 10 के पावर -7 कूलम। अब देखिए हमको n बताना है, तो Q बराबर क्या होता है n ही, E का मान तो फिक्स होता है ना जी, तो n बराबर क्या हो जाएगा Q बटा में E, Q का मान दिया हुआ है, Q का मान कितना दिया हुआ है 8 × 10 के पावर -7, अब E से डिवाइड कर दीजिए, का वैल्यू कितना 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। कोई प्रॉब्लम है, वीडियो बन रहा है ना, हाँ चलिए। इसके बाद और सवाल क्या पूछ सकता है चार्ज से, इसके बाद आपका शायद वीडियो को थोड़ा पॉज करके उतार लो इसको, है ना। इसके बाद आपसे सवाल क्या पूछ सकता है, चलिए इसी का देख लेते हैं। एक और सवाल दिया है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। 4000 बोला कि इलेक्ट्रॉन बहुत है, मतलब 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, मतलब वो लिया हुआ है ना, लॉस हो रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ले रहा है मतलब निगेटिव चार्ज। कर्जा आप ले रहे हैं मतलब माइनस में सूदोदेय पड़ेगा, है ना, और जो कर्जा दे रहा है वो प्रॉफिट में, माल सुधे सब पूरा मिल लेना है ना। तो समझिए क्या समझे, जो इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है इसका मतलब वो क्या होगा ऋणावेश, और यदि कहीं पे इलेक्ट्रॉन का कमी दिखे तो क्या हो जाएगा धनावेश। ऐसे करके सवाल पूछ देगा। तो पूछा क्या 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है तो चालक में उपस्थित कुल आवेश ज्ञात कीजिए, फिर पूछ दिया Q, तो Q बराबर क्या होगा n। तो अब देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू बैठा दो 4000 गुने E का मान 1.6 × 10 -19 कूलम। चार्ज से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल या सब्जेक्टिव सवाल बन सकता है वो सब देखेंगे, है ना। इसके बाद आपको अगले वीडियो में, चूंकि लंबा ज्यादा जा रहा है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में चार्जेस के कारण फील्ड, है ना, कूलम फोर्स, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज से रिलेटेड जितना अगला टर्म होगा वो डिस्कस करेंगे। अभी न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं, है ना, क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद न्यूमेरिकल का एक स्पेशल वीडियो चला देंगे, है ना, उसमें सारा रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और सवाल पूछ सकता है कि मान लो पानी का मात्रा दे दिए, है ना, 0.25 kg पानी में, है ना, बताइए आवेश का मान क्या होगा। या फिर दे दिया 175 ग्राम का एक प्याला है ना, H2SO4 से भरा हुआ। अब बताइए यहाँ पे आवेश क्या होगा, आवेश मतलब चार्ज क्या होगा, ठीक है। यहाँ भी Q बताना है, यहाँ भी Q बताना है। अब देखिए बेसिक चार्ज निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना होगा, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल है
कुछ मत कीजिएगा, ई का वैल्यू तो फिक्स होता है, केवल एन पता करना है ना। तो पहले ये पता कीजिए यहाँ पे कै गो इलेक्ट्रॉन और कै गो प्रोटॉन है, ठीक है। ये पता कर लिए तो आराम से क्यून भी निकाल सकते हैं। अब समझिए हम लोग किसका चेक करते हैं, पहला या दूसरा, किसी का चेक कर लीजिए, पहला का ही चेक कर लेते हैं। अब देखिए 0.25 kg में पूछा, मतलब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 250 ग्राम पानी में, है ना। पूछा कि आवेश कितना होगा, तो सबसे पहले पानी का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। मिटा दे, क्वेश्चन उतारिए, इसके बाद हम लोग डील करेंगे इसको। क्या है अरे क्लीनर, इससे और सवाल क्या पूछ सकता है, देख तो। पहले हम देख लेते हैं कि उसका मोलर मास क्या है ना। मोल द्रव्यमान H2O का क्या होगा, तो मास इसका द्रव्यमान कितना है, देखिए तो H का 1 अगुने हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, जितना संख्या शुरू में याद रखिए, पहले 10 के लिए अप्लाई होता है, जितना संख्या पे रहता है उसका गुना कर दीजिए, 16 2 18 ग्राम, मतलब मोलर मास क्या आ गया 18 ग्राम। तो हम जानते हैं कि मोलर मास में जो इलेक्ट्रॉनों का संख्या होता है वो कितना के बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, मैंने 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखिए हमको ये पता चल गया कि 18 ग्राम में अणुओं की संख्या कितना है 0.2 गुणे 10 के पावर 23। तो हमको पता किस में करना है, किस में, कितना में, 250 ग्राम में, 250 ग्राम में। तो 18 ग्राम का इतना, तो एक नियम लगा दीजिए, 250 ग्राम के कितना, तो 6.02 गुणे 10 के पावर 23 बटा में 18 गुणे कितना 250, ऐसे कर लिए। तो हमको पता चल गया 1 मोल का कितना का, मतलब एक अणु में कितना होगा इलेक्ट्रॉन, इतना, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा इतना। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि एक अणु में हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है, माने कै गो परमाणु है एक अणु में। तो परमाणु का संख्या निकालना, पहले क्या निकालना पड़ेगा, H2O का परमाणु संख्या देखना पड़ेगा। तो परमाणु संख्या हाइड्रोजन की कौची एक ही होता है ना, लेकिन कै गो है 2 गो, तो 2 और ऑक्सीजन के 8, माने 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या मतलब है, हमको किससे मतलब है, हमको केवल पता है कि इलेक्ट्रॉन कै गो है 10 गो। तो देखिए 250 ग्राम में अणुओं की संख्या इतना है ना, अब एक अणु में 10 गो इलेक्ट्रॉन, तो इतना अणु में क्या गो इलेक्ट्रॉन, तो इतना गुने 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, तो वहां पे हमको टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए 10 से क्या करना पड़ेगा, इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहां से, तो यहाँ से। अब देखिए अब आपको आवेश चाहिए, तो आवेश बराबर क्या, क्यू बराबर एन ई, एन का वैल्यू मिल गया हमको कितना, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको हम इलेक्ट्रॉन के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 इंटू 10 का पावर -90 गुना मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 से यहाँ गुना करके और यहाँ बैठा दीजिएगा, आ जाएगा। H2SO4 का भी वही करना है, पहले मोलर मास निकाल लीजिए, ठीक है, उतना ग्राम में पता कर लेंगे, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का बिठा के, है ना, जैसे बैठा लो, कितना होगा हाइड्रोजन का तो 1 गुने 2 प्लस सल्फर कितना पे है, तो 16 दूनी के 32 प्लस ना 16 तो कर रहे, इसका देखो 2, ऑक्सीजन कितना, तो 16 गुने 4 मैंने 16 चौके 64 प्लस 2, 64 2 66, सल्फर कितना, शायद इसका भी 32 ही होता है, हाँ 32 होता है ना मोलर मास। अब देखिए 64 और 2 66 और 32 98 ग्राम आ गया। अब देखिए 98 ग्राम में अणुओं की संख्या कितना, इतना, तो हमको कितना पता लगाना था 170 ग्राम में, ये बोले थे ना 175, तो 175 ग्राम में निकाल लेंगे। फिर इसका कै गो इलेक्ट्रॉन कै गो प्रोटॉन होगा निकाल लेंगे, है ना, और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। यदि हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कीजिए, इसको भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। तो आवेश से रिलेटेड इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्या देखेंगे, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, कूलाम बल, कूलाम फोर्स, इसके बाद वो क्या इफेक्ट करेगा उसका, फिर चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।